हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इस वाले चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें हमने जो लास्ट वीडियो जो करी थी उसमें करे थे। आज हम इस वाली वीडियो से एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं। जो हमने देखो लास्ट में करा था, सपोर्ट इन सोशलिज्म किया था। उसमें जो काफी कंट्री है, जैसे जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इन सभी कंट्री ने अपने अपने यहाँ एक सोशलिज्म पार्टी बनाई थी। ठीक है, लेबर पार्टी बनाई थी ब्रिटेन ने, जर्मनी ने भी बनाई थी, फ्रांस ने भी डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी। इस टाइप से सभी लोगों ने बनाई थी। और जो यूरोप था, पूरे के पूरे यूरोप में ना अब एक सोशलिज्म का फ्लड आ रहा था। बट हर कंट्री में पार्टी तो थी सोशलिज्म की, बट फॉलो कोई नहीं कर रहा था। सिर्फ पूरे यूरोप में एक ही कंट्री थी जो सोशलिज्म के आइडियाज को फॉलो कर रही थी, वो थी आपकी रशिया। उसी को हम पढ़ेंगे कि रशिया में किस तरीके से सोशलिज्म जो था वो स्प्रेड हुआ था। अब सोशलिज्म को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा रशिया के बैक में जाना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि वहां पर सोशलिज्म जो स्टैब्लिश हुआ वो कैसे हुआ। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सोशलिस्ट। अब देखिए, सोशलिस्ट हम रशिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि रशिया के अंदर में जो सोशलिज्म था वो किस तरीके से स्प्रेड हुआ। हाउ वाज सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन रशिया। रशिया में जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी वो किस तरीके से फॉर्म हुई थी। एंड हाउ वाज द रेवोल्यूशन इन रशिया। रशिया में रेवोल्यूशन किस तरीके से आया था। एंड हाउ वाज मोनार्की गवर्नमेंट रिमूव्ड इन रशिया। रशिया के अंदर जो मोनार्की गवर्नमेंट थी वो किस तरीके से रिमूव हुई थी। देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए, हमने फ्रांस रेवोल्यूशन पढ़ा। पूरे के पूरे फ्रांस रेवोल्यूशन में भी क्या था, जो मोनार्की स्टेब्लिश थी, मोनार्की को ही क्या करना था, एबॉलिश करना था, मोनार्की को ही रिमूव करना था। फ्रांस में भी हमने यही पढ़ा, यूरोप में भी, और साथ ही साथ रशिया में भी हम इसी चीज को करने वाले हैं। मतलब नेशन स्टेट नहीं था जो रशिया था, वो खुद में ही एक बहुत बड़ा एम्पायर स्टेट बना हुआ था। तो धीरे धीरे वही एक नेशन स्टेट बनेगा। तो इन्हीं सब चीजों को हम कवर करेंगे आज इस वाले टॉपिक में। देखिए, जैसे ये पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा जार निकोलस, जो कि रशिया का रूलर था। इन 1914 हमें रशिया में रेवोल्यूशन जो स्प्रेड हुआ, स्टैब्लिश हुआ, उसको समझने से पहले हमें रशिया में ये समझना पड़ेगा कि रशिया में जो सोशलिज्म था वो किस तरीके से स्प्रेड हुआ था। क्योंकि जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सभी जगहों पर सोशलिज्म स्प्रेड हो चुका था, बट ये सारी कंट्रियां फॉलो नहीं करती थी। यूरोप में आधे से ज्यादा एम्पायर स्टेट में सोशलिज्म था, बट बाकी सारी कंट्री उसको फॉलो नहीं करती थी। फॉलो जो करा था वो सिर्फ एक ही कंट्री थी, रशिया। अब रशिया ने सोशलिज्म को फॉलो किया तो क्यों किया, तो इस चीज को समझने के लिए हमें 1914 में जाना पड़ेगा। मतलब पहले से उसका जो थोड़ी सी हिस्ट्री है उसको समझना पड़ेगा कि पहले ऐसी क्या सिचुएशन बनी थी जिसकी वजह से रशिया को ये जो सोशलिज्म था वो फॉलो करना पड़ा था। तो देखिए, अब 1914 से इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन 1914 जार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। जार निकोलस सेकंड है, ये रशिया का रूलर था। कौन? जार निकोलस। की आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये जार निकोलस है, कहाँ का? रशिया का सेकंड रूलर है। ठीक है, जार निकोलस सेकंड था, ये रशिया का रूलर था, और ये एम्पायर पे क्या करता था, रूल करता था। ये इसका एम्पायर स्टेट था। Beside the territory around Moscow and Russian Empire included current day। आज हम जो रशिया देख रहे हैं, उस टाइम पे रशिया कितना स्प्रेड फैला हुआ था। आज हम सिर्फ रशिया को देखते हैं, जो रशिया एक स्टेट बना हुआ है। उस टाइम जो उसकी टेरिटरी थी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड थी। देखिए, फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये सारे के सारे ही क्या है, ये रशिया का पार्ट था। इन सभी को मिलाकर पूरा एक रशिया एम्पायर बना हुआ था। ये सारे रशिया के अंदर में ही आते थे। बाद में धीरे 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 करके ये सभी सेपरेट नेशन बन गए थे, बट उस टाइम पर क्या था, ये सारा का सारा किसके अंडर में आता था, रशियन एम्पायर के अंदर में आता था। द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। वहां पर देखो कई और भी बहुत सारे रिलीजन थे, बट जो मेन रिलीजन था ना, वहां पर जो मेन रिलीजन था वो था आपका रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ऑल्दो देयर वर सम अदर रिलीजन्स टू, वहां पर दूसरे अदर रिलीजन्स भी थे, जैसे कि कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे एंड बुद्धिस्ट थे। ये अदर रिलीजन्स थे वहां पर, बट सबसे ज्यादा जो रिलीजन था वहां पर, रिलीजन के जो लोग थे वो था आपका
ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग सबसे ज्यादा रशिया में पाए जाते थे। उसके अलावा भी मुस्लिम भी थे, बुद्धिस्ट भी थे और प्रोटेस्टेंट भी थे, कैथोलिक्स भी थे। बट मेजर जो वहां पर मेजोरिटी जो देखी जा रही थी वो किस रिलीजियस की थी? वो थी आपके, जल्दी बता दो, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की। तो ये हमारा एक ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पूरा वो एरिया था जो किसके अंडर में आता था? जो आता था आपके रशियन एम्पायर के अंडर में। ये रशियन स्टेट या फिर रशियन एम्पायर के अंडर में ये पूरा स्टेट आता था। ये सारे के सारे जो भी कंट्री के, आज सारी कंट्री बन चुकी है, बट उस टाइम पे वो क्या था, सारा का सारा किसके अंडर में? रशिया के अंडर में आते थे। अब ये देखिए सारा ये रशियन एम्पायर है और इसके आसपास जो ईस्टर्न साइड में था एशिया का अंडर पार्ट था, और इसके वेस्टर्न साइड में ये सारे पार्ट किसके अंडर में आते थे? रशिया के अंडर में आते थे। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। अब हम रशिया के इकोनॉमी और सोसाइटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अभी हमने उसका ज्योग्राफिकल एरिया देखा, वो किस तरीके से स्प्रेड हुआ था। अब हम रशिया में उसकी इकोनॉमी और उसकी सोसाइटी के बारे में स्टडी करेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century, 20th century की स्टार्टिंग में 85% पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। और रशिया की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा लोग वहां पर किस फील्ड में लगे हुए? तो सबसे ज्यादा लोग जो वर्किंग थे वो कहाँ थे? एग्रीकल्चर में थे। सबसे ज्यादा लोग जो वर्किंग थे कहाँ थे? वो एग्रीकल्चर में। मतलब 85% जो पॉपुलेशन थी रशिया की, वो क्या काम करती थी? वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड थी। रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। अब एग्रीकल्चर में 85% जब लोग लगे हुए हैं तो रशिया एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का। सबसे ज्यादा रशिया ग्रेन्स को क्या करता था? एक्सपोर्ट किया करता था, एक मेजर एक्सपोर्टर था। एनी इंडस्ट्रीज वर कॉन्सेंट्रेटेड इन स्मॉल एरिया। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने छोटे छोटे एरिया को अपने कॉन्सेंट्रेशन में ले रखा था। दे वर टू प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया। और रशिया में देखो अभी क्या था, यहाँ पर दो छोटे छोटे कुछ स्मॉल एरिया थे जिनको इंडस्ट्रियल ने अपने कॉन्सेंट्रेशन में ले रखा था। और रशिया के अंदर दो जगह थी, पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। ये दो जगह ऐसी थी जहां पर रशिया का इंडस्ट्रियल प्रोमिनेंट था। मतलब अगर इंडस्ट्री सेट की जाए तो रशिया की दो सिटी थी, एक पीटर्सबर्ग था और दूसरा था मॉस्को। इन दोनों जगह पर रशिया ने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टैब्लिश कर रहा था। यूजुअली एट दैट टाइम craftsmen undertook much of the production, although there were large factories to alongside craft workshop। और साथ ही साथ कुछ क्राफ्ट्समैन भी थे। इंडस्ट्रियल तो लगे हुए थे बट छोटी छोटी जगह पर, स्मॉल एरिया पर। और ये जो क्राफ्ट्समैन है ये थे, ये छोटा मोटा बिजनेस क्या करते थे, छोटी मोटी इनकी फैक्ट्री हुआ करती थी, उसको रन क्या करते थे? स्मॉल स्केल बिजनेसमैन या क्राफ्ट्समैन करते थे। और जो बिग बिजनेसमैन या फिर इंडस्ट्रीज थी उसको कौन फॉलो करता था? ये पीटर्सबर्ग और मॉस्को में थे। और उसके अलावा हर स्मॉल एरिया में कुछ क्राफ्ट्समैन थे जो अपना काम क्या करते थे। इसकी वजह से ये पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन रशिया में था। और इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसमें लगी थी? पहले 85% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इंक्लूड थी, और उसके बाद जो पॉपुलेशन बची वो इंडस्ट्रियल एरिया में, और जो कुछ क्राफ्ट्समैन थे वहां पर वो इंगेज थे। नेक्स्ट देखिए, in 1890s with the expansion of railway networks and increase in foreign investment, many factories set up in Russia। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ रशिया के भी सिर्फ दो ही सिटीज में हुआ था, पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। अब धीरे धीरे क्या था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ना वो बढ़ रहा था। तो 1890s के टाइम से ही जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो धीरे धीरे क्या बढ़ने लगा था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए, उसके एक्सपेंशन एक्सपोर्ट के लिए, उसके गुड्स के लिए रेलवे का आना बहुत जरूरी था, क्योंकि सामान एक से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए रेलवे की जरूरत पड़ी, जो सबसे इजी वे होता है किसी भी सामान को एक से दूसरी जगह ले जाने का। इसलिए किसका एक्सपेंशन हुआ? रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, रेलवे नेटवर्क स्प्रेड हुआ, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेटलमेंट रशिया, और उसके बाद बहुत सारी फैक्ट्री भी लगाई गई। कहां पर? रशिया में। कोयला प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन स्टील आउटपुट thus by 1990s the workers in factories and craftsmen become equal in number। अब यहाँ पे कहता है कोयले का प्रोडक्शन डबल हो गया, आयरन और स्टील का प्रोडक्शन भी क्या हो गया? डबल हो गया था। 1990s में जो वर्कर्स थे फैक्ट्री में एंड क्राफ्ट्समैन बिकम इक्वल इन नंबर। वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स जो थे और क्राफ्ट्समैन जो थे, ये दोनों की जो नंबरिंग थी वो क्या हो गई? इक्वल आ गई। कब तक? 1990s तक।
मतलब जो अगर हम कहें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो स्पीड में बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था रशिया के अंदर। एट दैट टाइम मोस्ट इंडस्ट्रीज वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। बट यहाँ पर मेन चीज क्या थी, जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थी ना वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या थी, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी। हम देखिए जो हमारा लास्ट टॉपिक कवर किया था उसमें हमने क्या कवर किए थी चीजों को, हमने लास्ट जो वीडियो डाली थी उसमें ये कवर किया था, जो हमारी सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, लिबरल्स, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स। तो लिबरल्स जो रेडिकल्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था ये सारा सामान लोगों का है लैंड वगैरह किसकी है, लोगों की है। बट लिबरल्स नहीं चाहते थे, लिबरल्स और उसी के साथ ही प्राइवेट प्रॉपर्टी किसके अंडर में थी, इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर में थी। मोस्ट ऑफ दी जो इंडस्ट्रीज थी वो किसकी थी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। और किसकी थी प्राइवेट प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियलिस्ट की, जिन लोगों ने इंडस्ट्रीज को सेट किया था। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्री टू एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, येट मेनी टाइम्स रूल्स वर ब्रोकन। तो यहाँ पर क्या था, गवर्नमेंट ने इन चीजों को सुपरवाइज किया था, फैक्ट्री को सुपरवाइज किया था। उन्होंने कहा था कि लोगों को मिनिमम वेजेस नहीं दी जाएगी, लिमिटेड आवर्स उनको काम करने के लिए दिया जाएगा। मतलब जो काम वो करेंगे एक लिमिटेड आवर्स करेंगे, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड में वो क्या करेंगे, काम करेंगे। और उसी के साथ ये भी तय किया गया था कि जो उनको वेजेस मिलेंगे मिनिमम वेजेस नहीं मिलेंगे। बट ये इस टाइप के रूल्स क्या थे, कई बार इनको तोड़ दिया जाता था, ये जो रूल्स है ये ब्रेक कर दिए जाते थे। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो ओनर्स हुआ करते थे ये उनसे मिनिमम वेजेस पे काम करवाते थे और वर्किंग आवर्स भी उनके हाई हुआ करते थे। यूजुअली पीपल वर्किंग इन क्राफ्ट यूनिट वुड स्पेंड 15 आवर्स। कितने घंटे काम कर रहे हैं, 15 आवर्स काम क्या करते थे। वेयर एज फैक्ट्री वर्कर्स वुड वर्क फॉर 10 और 12। देखो जो क्राफ्ट्समैन, जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज वगैरह क्राफ्ट्समैन काम था वहां पर 15 घंटे काम किया जाता था। और साथ ही साथ जो वर्कर्स थे जो फैक्ट्रीज में काम करते थे वो 10 से 12 घंटे काम किया करते थे। Accommodation varied from room to dormitories, migrated from village to cities, divided on skill. Women made up 31% of the factory's labor force by 1940। और देखो क्या क्या चीजें हुई थी, माइग्रेट, गांव से, और उनको रहने के लिए जो जगह मिलती थी ना वो भी सही नहीं मिलती थी। और गांव से लोग माइग्रेट करके कहाँ जाते थे, सिटीज में। क्यों, काम की वजह से। काम की वजह से जो लोग थे वो गांव छोड़ छोड़कर कहाँ आ जाते थे, सिटीज में आ जाते थे। डिवाइड किया जाता था उनको स्किल्स के बेस पर, जो जिस काम के लायक है उसको वो काम दिया जाता। इसमें वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था। 31% वुमेन थी जो फैक्ट्री में एज अ लेबर फोर्स काम किया करती थी। ये बात कब की है, 1914 की। 1914 में विमेन्स का भी पार्टिसिपेशन इक्वली था, बराबर काम किया था उन्होंने भी मेंस के साथ में। बट काम बराबर था, बट उनको वेजेस मेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिलते थे। सिर्फ काम करवाया जाता था बट वेजेस वगैरह मेंस के अकॉर्डिंग नहीं दिए जाते थे। वर्कर्स एंड डिवीजन, अब वर्कर्स को डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, अभी हमने इकोनॉमिक सोसाइटी पढ़ी, किस टाइप से इकोनॉमिक सोसाइटी थी रशिया की। अब हम पढ़ेंगे जो वर्कर्स है उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। देखिए, सम वर्कर्स हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद देयर विलेजेस वेयर एज सम वर्कर्स सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली। कुछ वर्कर्स ऐसे थे जिनका गांव से लिंक था, एक अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग लिंक था। और कुछ ऐसे वर्कर्स थे जो प्रॉपर्ली सेटल हो गए थे, कहां पर, परमानेंटली सेटल हो चुके थे सिटीज में, वो सिटीज में ही रहने लगे थे परमानेंटली। The was division among workers on the basis of skills। वर्कर्स को जो डिवाइड किया गया था ना वो किसके बेस पे, स्किल के बेस पे उनको डिवाइड किया गया था। फॉर इंस्टेंस अ मेटल वर्कर, अगर कोई मेटल वर्कर का काम करता है ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, रिकॉर्ड मेटल वर्कर्स। अगर कोई मेटल का काम कर रहा है तो उसको मेटल वर्कर्स बोला जाता था सेंट पीटर्सबर्ग में। कोई मेटल का काम कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, मेटल वर्कर्स। कंसीडर देमसेल्व्स aristocrats among other workers, their occupation demand more training and skills। और उसके अलावा जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो ये चाहते थे कि जो ये वर्कर्स है इनको और ज्यादा ट्रेनिंग और स्किल दी जाए जिसकी वजह से वो काम को और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सके। Even though women 31% started by 1942 started working in factories। 31% के करीब वुमेन्स ने भी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। They were paid less than men। जब देखो काम करना वुमेन्स ने भी स्टार्ट किया था बट उसके बाद भी वुमेन्स को मेन के कंपैरिजन में कम वेजेस दिए जाते थे, लेस, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मैन वेजेस।
कई बार तो उनको पूरा ही आधा कर दिया जाए, अगर मैन को 100 रुपीज दिए जा रहे हैं तो वुमेन को 50 या फिर 25 ही दिए जाएंगे। तो कई बार आधा, कई बार आधे से भी ज्यादा उनको सैलरी दी जाती थी। किसको? विमेन्स को। तो इस टाइप से ये जो डिवीजन है वर्कर्स का वो किया गया था, मेंस का अलग, विमेन्स का अलग, स्किल्ड मैन का अलग, जो जो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको उसको उसका जो डिवीजन था वो किया गया था। ठीक है। बिसाइड ड्रेस एंड मैनर्स ऑफ लेबरर्स आल्सो शो डिवीजन अमंग वर्कर्स। और जिस टाइप से का वो ड्रेसअप रखते थे वर्कर्स, उसके अकॉर्डिंग भी उनका डिवीजन हो जाता था। जिसने ज्यादा अच्छे पहन रखी है, थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक काम कर रहा है, जिसने बिल्कुल ही खराब पहन रखी है, बिल्कुल ही लोअर वर्कर है। some workers formed association which were small in numbers। लेकिन यहाँ पर वर्कर्स में क्या थी? यूनिटी थी। अगर एक वर्कर्स के साथ भी कभी कुछ होता ना, तो सारे वर्कर्स एक साथ मिलकर आ जाते थे उसका साथ देने के लिए। तो ये जो यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये रशिया के अंदर बहुत ही अच्छा था। तो ये रहा, वर्कर्स ने अपनी एसोसिएशन बना रखी थी, चाहे वो स्मॉल से स्मॉल ग्रुप में ही क्यों ना हो, इन ऑर्डर टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप। ये उनकी तब हेल्प करती थी जब कई बार अनएम्प्लॉयमेंट हुआ करती थी और कई बार उनको फाइनेंशियली हार्डशिप फेस करनी पड़ती थी, तब ये चीजें उनकी हेल्प किया करती थी, जो ये वर्कर्स एसोसिएशन बनाकर रखते थे उस टाइम पर। डिस्पाइट डिविजन्स, वर्कर डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे डिसएग्री विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसाइल और वर्क कंडीशन। कई बार ये सारे के सारे एक साथ आ जाते थे, एक यूनिटी में स्ट्राइक पे निकल पड़ते थे। क्या ये काम धंधा छोड़ के स्ट्राइक पे निकल जाते थे? कब कब निकलते थे? जैसे लाइक किसी चीज पर एम्प्लॉयर्स डिसएग्री है, उनको पसंद नहीं आ रहा, या फिर वर्किंग कंडीशन उनको पसंद नहीं आ रही, वेजेस कम मिल रहे हैं, एंड या फिर और क्या हो सकता है, वर्किंग आवर्स ज्यादा घंटे उनसे काम करवाया जा रहा है। जब इस टाइप की कोई भी सिचुएशन होती थी जिसे किसे फेस करनी पड़ रही थी? वर्कर्स को फेस करनी पड़ रही थी। तो उस टाइम पे सारे वर्कर्स एक यूनिटी में आ जाते थे और क्या कर देते थे? वो स्ट्राइक करते थे। For example, during 1896-1897, the textile industrial workers began strike. Similarly, during 1902, such as strikes took place in the metal industries. 1896 से 1897 में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इन लोगों ने क्या करा था? स्ट्राइक करी थी। और वैसे ही स्ट्राइक इन्होंने कब करी थी? 1902 में भी करी थी मेटल इंडस्ट्रीज में। तो यहां तक आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि जो वर्कर्स थे, ठीक है, जो वर्कर्स थे वो क्या करते थे? काम पड़ने पर वो सारे एक साथ आ जाते थे और एक दूसरे की हेल्प भी किया करते थे, जो वर्कर्स थे। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से रशिया में चीजें चल रही थी। रशिया सोसाइटी इन रूरल एरियाज। अभी तक हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा? हमने वर्कर्स के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हम रूरल एरियाज के जो पीपल हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो रशिया के पीजेंट्स थे उनकी क्या सिचुएशन थी। अभी तक हमने किसके बारे में स्टडी किया? अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के बारे में किया है, कैसे डिवाइड किया गया, वुमेन्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, ये सारी चीजें क्लियर करी थी। अब हम इस वाले टॉपिक में किसके बारे में करने वाले हैं? हम पीजेंट्स के बारे में करेंगे। जो रशिया के पीजेंट्स थे, किसान थे, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए, इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड most of the land, but the nobility and clergy owned the large properties। देखिए, रशिया के अंदर जो लैंड एरिया था ना, वो सारा का सारा लैंड एरिया कुछ लोगों ने अपने कंट्रोल में ले रखा था। और वो जो लोग थे जिन्होंने अपने कंट्रोल में ले रखा था वो थे नोबिलिटी और क्लर्जी। सारा का सारा जो लैंड एरिया था वो किसके अंडर में था? नोबिलिटी और क्लर्जी के अंदर। मतलब ये पावरफुल लोग, सारा एरिया इनके पास में है। तो जो पीजेंट्स बचे वो इनके अंडर में काम किया करते थे। पीजेंट सारे के सारे इनके अंडर में काम किया करते थे। जब इनके अंडर में काम करेंगे तो ये अपने अकॉर्डिंग उनसे काम करवाते थे। देखिए, लाइक वर्कर्स पीजेंट टू हैड डिवीजन। यहाँ पीजेंट्स का भी क्या था? डिवीजन था। कुछ रिच पीजेंट्स थे, कुछ पुअर पीजेंट्स थे। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू लेनिन के अकॉर्डिंग, व्लादिमीर लेनिन के अकॉर्डिंग, सम वेयर पुअर एंड अदर रिच। कुछ तो पुअर पीजेंट्स है और कुछ रिच पीजेंट्स है। देखो, कुछ जो लैंड एरिया था वो किसके पास था? नोबिलिटी और क्लर्जी के अंडर में था। और कुछ रिच पीजेंट्स थे, जो बचा कुचा था उनके अंडर में चला गया। अब पुअर पीजेंट्स कुछ तो इनके अंडर में काम कर रहे थे और कुछ उन रिच जो रिचर सेक्शन था पीजेंट्स का, उनके अंडर में काम किया करते थे। वो उनको अपॉइंट करते थे और वो उनके लैंड एरिया में काम किया करते थे। सम वर्क एज लेबरर्स व्हाइल अदर वर्क कैपिटलिस्ट। कुछ लेबर थे और कुछ क्या थे? कैपिटलिस्ट थे।
कुछ तो बिल्कुल ही लेबर की तरह काम किया करते थे और कुछ उसमें कैपिटलिस्ट थे, पैसे वाले थे। तो जो कैपिटलिस्ट थे वो लेबर क्लास को अपॉइंट क्या करते थे, व्हाई, बिकॉज ऑफ ही इज डूइंग वर्क इन हिज फील्ड, कि सारे के सारे लोग उनके फील्ड में मिलकर काम कर सके, इसलिए जो कैपिटलिस्ट थे वो लेबर्स को अपॉइंट करते थे। ओके और देखते हैं और क्या क्या कंडीशन थी पीजेंट्स की। अदर यूरोपियन पीजेंट्स, देखिए रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट, बट जो रशिया के पीजेंट्स थे ना, जो रशिया के पीजेंट थे वो बाकी पीजेंट से डिफरेंट थे। अब डिफरेंट थे वो कैसे, देखे, मोर ओवर दीज पीजेंट वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट, बाकी पूरे यूरोपियन के जो किसान थे उन किसानों से जो रशिया के किसान थे, जो रशिया के पीजेंट थे वो डिफरेंट थे। अब किसान तो किसान है, अभी अब ये बोलोगे मैम किसान तो किसान है, डिफरेंट कैसे हो गए, तो देखिए मैं बताती हूँ आपको डिफरेंट कैसे थे। पीजेंट्स वर डीपली रिलीजियस, ये सारे के सारे डीपली रिलीजियस से जुड़े होते थे, धार्मिक होते थे, बट अनलाइक फ्रांस, बट फ्रांस जैसे नहीं। दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, nobles got their power and position through their services to the जार ओनली। यहाँ ये लोग क्या करते थे, ये नोबिलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ठीक है, नोबिलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। नोबल्स को जो पावर और पोजीशन मिली थी ना वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, जार की सर्विसेज की वजह से उनको मिली थी। ये फ्रांस की तरह नहीं थे, रिलीजियस थे, बट फ्रांस जैसे नहीं थे, ये अपने जो नोबिलिटी थी उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और जो इनकी पोजीशन थी और जो इनकी पावर थी वो सिर्फ किसकी वजह से मिली थी, जार की वजह से इनको ये पावर पोजीशन मिली थी। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू गिवन बाय देम, ये लोग चाहते थे, पीजेंट्स, रशिया के पीजेंट्स चाहते थे कि जो ये लैंड है ना उसको पुअर पीजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाए। जो लैंड एरिया है किसके पास, नोबल्स के पास, वो लैंड बाकी सभी पीजेंट्स में बांट दी जाए, सभी पीजेंट्स को दे दी जाए। ऐसा कौन चाहता था, ये पीजेंट्स चाहते थे जो रशिया के हैं। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, इन लोगों ने रेंट पे करने से भी मना कर दिया और साथ ही साथ इन्होंने लैंडलॉर्ड्स को भी जान से मार दिया था। मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, इन लोगों ने लैंडलॉर्ड को भी जान से मारा था कई बार। For example, in 1902, in the southern part of Russia, peasants did such act on a large scale till 1905. Such incident took place all over the Russia. देखिए 1902 के जो सदर्न पार्ट था रशिया का, वहां क्या हुआ था, जो पीजेंट्स थे एक्ट ऑन अ लार्ज स्केल, उन्होंने एक एक्ट लिया था बहुत ही लार्ज स्केल, बड़े स्केल में, जिसमें ये सारी चीजें हुई थी, रेंट पे करने से मना कर दिया, लैंडलॉर्ड का भी मर्डर कर दिया, और ये जो इंसिडेंट था वो पूरे के पूरे रशिया में फैल चुका था। फिर 1905 का जो रेवोल्यूशन आया, या उस टाइम की जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन पूरे रशिया में फैल चुकी थी। ये जो 1905 का इंसिडेंट था। रशिया पीजेंट्स पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कॉम्यून मेयर बोल जाता था, जिसको डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। रशियन के पीजेंट चाहते थे, उन्होंने पूल किया कि ये जो लैंड है ये सभी लोगों में बांट देनी चाहिए। कैसे, उनकी इंडिविजुअल फैमिली के अकॉर्डिंग, उनकी जो नीड्स है, उनकी जो इंडिविजुअल नीड्स है उनकी फैमिली की, उसके अकॉर्डिंग ये जो लैंड एरिया है ये सभी में इक्वली बांट देना चाहिए। ऐसी किसकी थिंकिंग थी, ऐसे रशिया के जो लोग थे उनकी थिंकिंग। देखिए जो पीजेंट थे, आपको वर्कर्स का समझ में आ गया होगा, हमने वर्कर्स का पढ़ा, अब हम पीजेंट्स का पढ़ रहे हैं। तो रशिया के पीजेंट्स क्या चाहते थे कि जो लैंड एरिया नोबिलिटी और क्लर्जी ने या फिर कैपिटलिस्ट लोगों ने अपने पास रखा हुआ है उस लैंड को सभी लोगों में बांट देना चाहिए, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इंडिविजुअल फैमिली के नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सभी में बराबर बराबर बांट दो, मतलब बराबर क्या, जिसकी जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग ये एरिया बांट देना चाहिए। बिफोर 1914 से पहले ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। 1914 से पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी रशिया में वो सारी की सारी क्या थी, वो इलीगल थी। अब सोशलिज्म पढ़ेंगे हम, रशिया के अंदर किस तरीके से सोशलिज्म आया। देखिए सबसे पहले हमने जार निकोलस के बारे में पढ़ा, रशिया का रूलर था, रशिया कितना एक्सपेंड था ये पढ़ा, फिर हमने उसकी इकोनॉमिक सोसाइटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने जो इकोनॉमिक सोसाइटी जिस टाइप से डिवाइड थी
वर्कर्स में और पीजेंट्स में, इनको पढ़ा। अब हम सोशलिज्म पढ़ेंगे कि रशिया में जो सोशलिज्म था वो कैसे आया। 1914 से पहले रशिया के अंदर जो भी पार्टी बनती थी उसको इलीगल अनाउंस कर दिया जाता था, मतलब कोई भी पार्टी नहीं रहेगी, सिर्फ एक ही रूलर था जो रूल करेगा, जार निकोलस। जार निकोलस के अलावा कोई भी अगर पार्टी बनती है तो वो क्या होगी, वो पार्टी प्रॉपरली इलीगल पार्टी मानी जाएगी। Although socialists founded the Russian Social Democratic Workers Party, जो रशिया के वर्कर्स थे उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, रशिया के वर्कर्स ने अपनी एक पार्टी बनाई, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये किसने बनाई थी, ये रशिया के लोगों ने बनाई थी, इन 1898 में बनाई थी। बट गवर्नमेंट पॉलिसी मेड देम वर्क एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। बट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ये जो पार्टी थी RSDWP, ये जो पार्टी थी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसको इलीगल अनाउंस कर दिया गया था, ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन काउंट होने लगा था। ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज इट ऑपरेटेड सीक्रेटली एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को ऑपरेट करती थी इसलिए ये पार्टी क्या बता दी उन्होंने, इलीगल बना दी थी, क्योंकि उनकी खुद की सीक्रेट चीजें थी ना, सीक्रेट पार्टी वगैरह थी, तो इसलिए उसके अलावा ये सारी की सारी क्या है, इलीगल। आइडिया ऑफ रशियन सोशलिस्ट रिगार्डिंग रशियन पीजेंट एंड नेचुरल सोशलिस्ट। अब रशिया के लोगों में एक आइडिया आया कि जो रशिया के लोग हैं ना, जो पीजेंट्स हैं, वो तो नेचुरली सोशलिस्ट होते हैं रशिया के। आइडिया ऑफ रशियन सोशलिस्ट, क्यों, उन लोगों को ये लगा कि हम तो नेचुरली सोशलिस्ट हैं। नेचुरली सोशलिस्ट क्यों है, इसको भी आप थोड़ा सा आगे देखो तब समझ आएगा। उन लोगों को इसलिए सोशलिस्ट बोला गया था क्योंकि देखिए क्या करते थे, इससे पहले वाले पैरा में देखिए, Russian peasants pooled their land together periodically and their commune divided according to their needs of individual family. रशिया के लोग क्या करते थे, अपनी जमीन को, जो उनको जमीन मिली थी उस जमीन पर जो भी वो उगाते थे, जैसे अब पूरा एक ग्रुप होता था, ठीक है, पूरे ग्रुप में मान लो 10 फैमिलीज है, अब वो 10 फैमिलीज मिलकर उस एरिया पे काम करती थी और उसमें जो भी ग्रो करता था उसको बांट दिया जाता था सभी लोगों में, उनके फैमिली के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म भी तो यही है, समाजवाद, कि सब लोग एक साथ मिलकर काम करें। तो यहाँ रशिया के लोग तो खुद से ही कर रहे थे, बिना किसी सोशलिज्म के आइडियाज को वो इसको फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उनका अंदर ही सोशलिज्म है। तो सभी लोग क्या करते थे, सारे लोग इकट्ठे खेती करते एक ही साथ, और खेती करने का जो ग्रो होता है उसको मार्केट में सेल करके या जो आपस में उन्हें बांटना हो वो उसको डिवाइड कर लेते थे। तो इसीलिए लोग नेचुरल सोशलिस्ट बोला गया है, कि जब लोगों ने उनको देखा बोला हम तो खुद ही नेचुरल सोशलिस्ट है, हमें क्या सोशलिज्म की जरूरत है, हम तो पहले से ही इस चीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। द पार्टी सेटअप अ न्यूज़पेपर मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक। ये जो पार्टी थी खुद का न्यूज़पेपर मोबिलाइज करने लगी, वर्कर्स ऑर्गेनाइज स्ट्राइक वगैरह ये सब इन्होंने ऑर्गेनाइज कर ली। न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइज किया, मैगजीन ऑर्गेनाइज करी, मोबिलाइज वर्कर्स ऑर्गेनाइज करे, और स्ट्राइक्स भी लोगों ने अपनी खुद की ऑर्गेनाइज करी थी। लेटर 1980 RSDLP गॉट स्प्लिट इनटू मेंशविक एंड बोल्शेविक ड्यू टू डिफरेंट इन थॉट्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो पार्टी थी, ठीक है, ये जो पार्टी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। यही पार्टी क्या थी, दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एक बोल्शेविक पार्टी बनी थी, एक मेंशविक बनी और एक बोल्शेविक बनी। ये एक ही पार्टी दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। अब दो पार्ट में स्प्लिट होने का क्या मतलब था, पार्टी तो एक ही थी बट दो में कैसे बढ़ गई उसको देखिए, चल देखेंगे कि कैसे एक पार्टी ही दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। उससे पहले ये देखो, according to some socialists the custom of dividing land periodically made the peasant natural socialist। peasants को natural socialist बोला गया है, क्यों, therefore only the peasants would become the main force of the revolution in Russia। also they felt that Russia could become socialist more quickly than others country। क्योंकि यहाँ पर जो सोशलिस्ट वर्कर्स थे, लोग थे, उन्होंने अपनी जमीन को बराबर बराबर बांट लिया था अपनी नीड के अकॉर्डिंग, लोगों ने ही किया था। जब वहां लोग ऐसा कर रहे थे तो उन्हें नेशनल सोशलिस्ट बोला गया, और इसी वजह से ऐसा लग रहा था कि बाकी किसी कंट्री में सोशलिज्म आने से पहले रशिया में ज्यादा जल्दी सोशलिज्म आएगा, क्योंकि यहाँ लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है, लोग उस टाइप के खुद ब खुद है। तो बाकी किसी कंट्री के लोग होते तो उनको लर्न कराया जाता, सिखाया जाता, बट रशिया के लोगों को ये सारी चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है। In the later 19th century, 1900 socialists actively worked towards the promotion of the ideas of socialism in country। 1900 में जो सोशलिस्ट
वर्कर थे वो किसके लिए काम कर रहे थे, सोशलिज्म की ताकि कंट्री में सोशलिज्म एस्टेब्लिश हो सके। दे इवन फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। ठीक है, सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी आई थी 1898 में आई थी। 1898 में वर्कर्स की एक पार्टी बनाई थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और उसके बाद 1900 इसके आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 2 इयर्स 1900 में एक दूसरी पार्टी बनी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये पार्टी किसकी थी, ये पार्टी थी आपकी पीजेंट्स की। वो वर्कर्स की पार्टी थी, ये पार्टी किसकी थी, पीजेंट्स की पार्टी थी। तो वर्कर्स ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई, और पीजेंट्स ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पार्टी। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स, इसने पीजेंट्स के लिए काम किया, राइट्स एंड डिमांड फॉर द ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम नोबेल्स टू पीजेंट। और इनकी डिमांड क्या थी, इनकी डिमांड ये थी कि लैंड एरिया को ट्रांसफर कर दिया जाए नोबेल्स से पीजेंट को। जो नोबेल्स के पास लैंड है वो ट्रांसफर कर दी जाए पीजेंट्स के पास में। However, the views of social democracy about peasants were quite different from social revolutionaries. अब ये जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, ठीक है, ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से किस टाइप से अलग थे, ये दोनों किस टाइप से अलग थे, एक रेवोल्यूशनरी पीजेंट्स की पार्टी थी और एक वर्कर्स की पार्टी थी। तो ये दोनों एक दूसरे से किस टाइप से अलग थे। देखिए, सोशलिज्म इन रशिया, सोशलिज्म रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये एक वर्कर्स पार्टी थी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पार्टी, ये पीजेंट्स की पार्टी थी। फॉर्म फॉर वर्कर्स, ये वर्कर्स के लिए बनाई गई थी, फॉर्म फॉर पीजेंट्स के लिए बनाई गई थी। ये अर्बन एरिया के लिए काम करती थी ये पार्टी, और ये पार्टी रूरल एरिया काम करती थी। इस टाइप से एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी। वर्क एज लीगल इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, बट एक बात दोनों में सेम थी कि ये भी इलीगल पार्टी और ये भी इलीगल पार्टी। जार निकोलस ने ऐसी पॉलिसीज थी कि वो किसी भी पार्टी को लीगली अनाउंस नहीं करता था, उसके लिए सारी की सारी पार्टियां क्या है, इलीगल है। तो ये डिफरेंशिएशन था दोनों पार्टीज के अंदर। अब यहाँ इन दोनों में देखो डिबेट भी होती है। अब डिबेट किससे होती है, देखिए, लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। यहाँ पर क्या कहा गया था कि जो पीजेंट्स है वो नेचुरल सोशलिस्ट है। ठीक है, पीजेंट्स को क्या बताया गया कि जो पीजेंट्स है वो नेचुरल सोशलिस्ट है क्योंकि उनमें ऐसी फीलिंग्स है। बट लेनिन का मानना ये था कि वो एक ग्रुप में रहकर काम करते हैं, एक ग्रुप है। लेनिन का मानना था वो नॉट वन यूनाइट ग्रुप, की वो एक ग्रुप में काम नहीं करते, वो यूनिटी नहीं है, नेचुरल सोशलिस्ट नहीं है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, देखिए, डिबेट ओवर द फैक्ट द रशियन पीजेंट वर नेचुरली सोशलिस्ट। और यहाँ पर डिबेट इस बात पे थी कि जो रशिया के पीजेंट है वो नेचुरली सोशलिस्ट है। इस बात को कौन डिनाई कर रहा है, इस बात को लेनिन डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, एक ग्रुप नहीं है और नेचुरल सोशलिस्ट भी नहीं है। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट वर नॉट वन यूनाइट ग्रुप, समवेयर रिच एंड समवेयर पुअर, समवर पुअर। तो वो उनका मानना था कि कुछ तो रिच है यहाँ पर, कुछ पुअर है। जब रिच और पुअर का डिस्क्रिमिनेशन है तो वो एक यूनाइट ग्रुप कैसे हो गया, कैसे वो नेचुरल सोशलिस्ट हो गया। नेचुरल सोशलिस्ट होते तो रिच और पुअर का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो वहां पर नहीं होता। सम वर्क एज अ वर्कर, कुछ तो एज अ वर्कर काम कर रहे हैं और कुछ ऐसा एम्प्लॉयड काम करवा रहे हैं, एम्प्लॉयड वर्कर है। ठीक है, differentiation within them, they could not all be part of a socialist movement। ये सभी सोशलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सभी सोशलिज्म का पार्ट नहीं है। ये जो डिबेट थी यहाँ पर आके ये खत्म हो जाती है। आई होप आपको चीजें सारी क्लियर हो रही होंगी। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करा करो प्लीज, ओके। डाउट में मत रहना बिल्कुल भी। अब यहाँ पर देखो मेंस वीक और गर्ल्स वीक, मैंने आपको बताया था जो वर्कर्स पार्टी थी, वर्कर्स पार्टी खुद ब खुद 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई थी। अब वो 2 पार्ट में कैसे स्प्लिट हुई, देखो, हर कोई भी पार्टी होती है ना तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो आइडियोलॉजी होती है वो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं पार्टी में। जरूरी नहीं है कि सब सेम ही हो, सबकी जो आइडियोलॉजी होती है, सबकी जो थिंकिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब सबकी थिंकिंग डिफरेंट है, सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, तो जरूरी थोड़ी कि सब एक ही डायरेक्शन में सोचे, सबकी डायरेक्शन भी स्प्रेड हो सकती है। तो वही चीज यहाँ इस पार्टी में हुई थी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी अर्बन एरिया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी।
मेंशविक और बोल्शेविक। सबसे पहले हम बोल्शेविक पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। व्लादिमीर लेनिन लेड बाय बोल्शेविक ग्रुप। अब उसमें जो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। एक तरफ मेंशविक आ गया, मेंशविक को व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे और जूलियस मार्टोव कर रहे थे मेंशविक पार्टी को। ठीक है, यहाँ इसको कट के हम यहाँ लिख देते हैं मेंशविक। तो मेंशविक जो थे, जूलियस मार्टोव मेंशविक पार्टी को लीड कर रहे थे और यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक पार्टी को लीड कर रहे थे। अब व्लादिमीर लेनिन की थिंकिंग क्या थी? अकॉर्डिंग टू बोल्शेविक द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। इनका मानना यह था कि बेशक पार्टी के अंदर एक स्मॉल ग्रुप हो बट वो क्वालिटी ऑफ पर्सन होने चाहिए। लाइक क्वालिटी ऑफ पर्सन कैसे कि मतलब काम के लोग होने चाहिए, ये नहीं कि भीड़ भर लो बट वो किसी काम के भी नहीं है। तो ये लिमिटेड लोगों को अपनी पार्टी में एंट्री देते थे, सबको एंट्री नहीं देते थे, सिर्फ ये कुछ ही पर्सन को उसमें एंट्री देते थे जो अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, ये उनको एंट्री दिया करते थे। इनको डिसिप्लिन्ड पार्टी बोली जा सकती है ये, और ये क्वालिटी ऑफ पार्टी थी। तो डिसिप्लिन्ड पार्टी हुआ करती थी कौन सी? बोल्शेविक पार्टी। और ये स्प्लिट कब हुई थी? 1903 में। 1903 में ये स्प्लिट हो गई थी बोल्शेविक और मेंशविक में। अब उसी के कंपैरिजन में मेंशविक की क्या थिंकिंग? वेयर एज द मेंशविक बिलीव दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। कोई भी आओ, सबके लिए छूट है, सब आ सकते हो, सब इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। तो यही जब थिंकिंग थी लोगों की, तो ये सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स जो पार्टी थी वो स्प्लिट हो गई थी। 1903 में स्प्लिट हुई थी, एक बोल्शेविक एक मेंशविक। मेंशविक बोलते हैं सब आओ, सबकी एंट्री है, बट बोल्शेविक कहते हैं नहीं, सिर्फ यहाँ क्वालिटी ऑफ नंबर जो पर्सन है ना उनकी एंट्री होगी, बाकी सभी को एंट्री यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इस टाइप से ये जो वर्कर्स पार्टी थी वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गई थी। अब देखिए, अ ट्यूबुलेंट टाइम द रेवोल्यूशन 1905 रेवोल्यूशन। इससे पहले थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा, अब हमें देखो क्या समझना, हमें सोशलिज्म लेके आना है कि रशिया में सोशलिज्म किस तरीके से आया। इसके लिए हमने जार निकोलस को पढ़ा कि किस टाइप से उसने रशिया पे रूल कर रखा था। फिर हमने वर्कर्स के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्रियल वर्कर, पीजेंट्स वर्कर्स जो थे उनके बारे में पढ़ा। नेचुरल सोशलिस्ट किस तरीके से बोला गया एक ही नंबर के क्वेश्चन में, और इस पे पूरा का पूरा आपका 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो भी आ सकता है। नेचुरल सोशलिस्ट क्यों बोला गया, फिर इस पे डिबेट हुई कि नहीं वो नेचुरल सोशलिस्ट नहीं है क्योंकि उनमें भी तो रिच और पुअर का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। तो दोनों के दोनों जो है वो नेचुरल सोशलिस्ट कैसे हो गए? और वही जो वर्कर्स पार्टी थी वही दो पार्ट में स्प्लिट हो गई थी, एक तरफ आपका बोल्शेविक और एक तरफ आपका मेंशविक हो गए थे। मेंशविक सबके लिए फ्री था कि कोई भी आ सकता है पार्टी में, और बोल्शेविक जो थे, बोल्शेविक का मानना ये था कि यहाँ पर हम सिर्फ क्वालिटी ऑफ मेंबर्स को रखेंगे, सबकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, ये एक डिसिप्लिन पार्टी है। अब हम उसके आगे का पढ़ने वाले हैं कि 1905 का जो रेवोल्यूशन था वो किस तरीके से, ऐसे क्या इंसिडेंट थे जो पूरे रशिया में स्प्रेड हो गए थे। हम देखो बैकवर्ड जा रहे हैं, 1914 का पढ़ा, अब 1905 का पढ़ेंगे, फिर 1904, 3 इन सारी चीजों को हम बैक जाते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। इन रशिया द ज़ार एंजॉय हिज ऑटोक्रेटिक रूल टिल द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के स्टार्ट होने से पहले जो ज़ार था वो अपने ऑटोक्रेटिक रूल को एंजॉय कर रहा था, मतलब खुश था। भाई वो राजा है रशिया का, इतने बड़े एम्पायर का वो अकेला रूलर है, तो एंजॉय नहीं करेगा क्या? एंजॉय करेगा भाई। तो वो एंजॉय कर रहा था 20th सेंचुरी स्टार्ट होने से पहले। सो ऑल ग्रुप्स वर अपोज और ऑटोक्रेसी जॉइन देयर हैंड्स अगेंस्ट सच रूल्स। इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, जो जार बोल देता वही सही था, बाकी चीजें सही नहीं थी। तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इसको चेक कर सके, जो इस पर कंट्रोल कर सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एक लाइन अगर खींची है तो वही लाइन ही सही है, किसके अकॉर्डिंग? जार के अकॉर्डिंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसकी पावर को लिमिट कर सके, इसकी पावर को कंट्रोल कर सके। तो सारे के सारे जो ग्रुप थे वो सारे एक साथ आते हैं और इसको अपोज कर देते हैं, किसको? जो जार की ऑटोक्रेसी थी इसको अपोज करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? लिबरल्स वर्क विद पीजेंट्स, लिबरल पीजेंट्स के साथ में मिलकर काम कर रहे थे। एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। लिबरल्स, वर्कर्स, पीजेंट्स ये सभी एक साथ मिल जाते हैं और सब लोग एक साथ आके 1905 में वो डिमांड करते हैं। वो डिमांड किसकी करते हैं? वो डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, क्योंकि उनको पता था
कि जार की पावर पर अगर कोई लिमिट लगा सकता है तो वो कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही जार की पावर पर लिमिट लगाएगा, चेक लगाएगा कि वो अगर काम करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। दे लिबरल्स ऑल्सो गॉट सपोर्ट फ्रॉम नेशनलिस्ट। अब लिबरल्स को नेशनलिस्ट का सपोर्ट भी मिला। अब देखिए नेशनलिस्ट कौन है, नेशनलिस्ट वो लोग होते हैं जो परेशान है, जो ये चाहते हैं कि हमें हमारा देश मिल जाए। जैसे पोलैंड, पोलैंड एक क्या था, पोलैंड उसके साथ जुड़ा हुआ था, बाय स्टेट में जुड़ा हुआ था, वो लोग भी परेशान थे कि नहीं हमें हमारा अलग सेपरेट नेशन मिलना चाहिए। जिन लोगों में अपने अलग देश की फीलिंग थी, जो अपना नेशन चाहते थे कि यार एक बाउंड्री तो क्लियर हो, हमें पता तो चले हम कहाँ से कहाँ तक है, तो जो ऐसी फीलिंग रखते थे वो नेशनलिस्ट थे। ज्यादातर थे मुस्लिम डोमिनेट एरियाज, जहां पर मुस्लिम लोग रहते थे उस एरिया को ज्यादातर बोला गया है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि रशिया में हर टाइप के लोग थे, बुद्धिस्ट भी थे, मुस्लिम भी थे, तो जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था उनको ज्यादातर बोला गया है। हु वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम, वो भी चाहते थे कि जो उनका इस्लाम है वो मॉडर्नाइज हो। इसीलिए सारे के सारे जो लोग हैं वो एक यूनिटी में आ जाते हैं, सब एक हो जाते हैं और सब एक होकर सबकी एक ही डिमांड होती है कि जार की पावर पर लिमिट लगाना। और लिमिट कैसे लगेगी, लिमिट लगेगी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इसलिए सभी लोग चाहते थे कि उनकी कंट्री में क्या अपना अडॉप्ट किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को लाया जाए। सब चाहते थे, नेशनलिस्ट हो गए, पीजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, ठीक है, मुस्लिम हो गए, सारे के सारे लोग यही चाहते थे। अब क्या सबकी डिमांड पर ये काम होगा, आएगा नेशनलिज्म या नहीं, सॉरी आएगा कॉन्स्टिट्यूशन या नहीं आएगा। सिचुएशन 1904, अब 1904 की सिचुएशन को समझो। द ईयर 1904 वाज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर। रशियन वर्कर्स के लिए ये जो 1904 का टाइम था ये बहुत ही ज्यादा बैड सिचुएशन रही थी रशिया के वर्कर्स के लिए। क्यों, रशिया हैड लॉस्ट टू जापान मेनी टाइम्स इन वॉर। रशिया की जापान से वॉर चल रही थी, जिसमें रशिया और जापान दोनों ही कोरिया को अपनाना चाहते थे, इसलिए उन दोनों में क्या लड़ाइयां चल रही थी। और इस लड़ाई में क्या हुआ, देखो लड़ाई में जब भी वॉर होती है प्रॉफिट किसी का नहीं होता, लॉस सभी को होता है। तो इस वॉर के चलते जो प्राइसेस थे, जो एसेंशियल गुड के जो प्राइस थे वो इंक्रीज हो गए, प्राइस इंक्रीज हो गए, और जो रियल वेजेस थी उनकी वो 20% डाउन हो गई। ठीक है, रियल वेजेस वर्कर्स की वो डिक्लाइन हो गई और प्राइसेस इंक्रीज हो गए। एज वेल जैसा एज यूजुअल जैसा कि हमेशा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 4 members of the assembly of Russian workers were dismissed at the Putlin iron workers. As the consequences, many workers went on strike. अब यहाँ पर रशियन असेंबली ने क्या करा, 4 वर्कर्स को डिसमिस कर दिया। कहाँ से, पुतलिन आयरन वर्कर्स, आयरन वर्कर्स का काम करते थे पुतली में, तो उनको 4 मेंबर्स को वहां से निकाल दिया, 4 मेंबर को वहां से निकाल दिया था। तो वहां के जितने भी मेंबर्स थे ना, रिजल्ट ये आया कि सारे के सारे स्ट्राइक पर चले गए। कि उनको क्यों निकाला बाहर, ठीक है, उनको क्यों बाहर निकाला, इसलिए जितने भी वर्कर्स थे वो सारे के सारे कहाँ चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। इसका एग्जाम्पल क्या, और इसके चलते क्या हुआ, 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। और इसके चलते 1,10,000 जो वर्कर्स थे वो सेंट पीटर्सबर्ग गए, किस लिए, स्ट्राइक पर। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग के जो लोग थे वो स्ट्राइक पर गए, और उनकी डिमांड क्या थी, उनकी डिमांड थी रिडक्शन वर्किंग डेज टू 8 आवर। जितने भी घंटे वो काम करते थे 10 से 12 घंटे, उनको कम करके वो कितने घंटे काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे। एंड इंक्रीज वेजेस, और उनकी जो वेजेस है उसको भी बढ़ा दिया जाए, और इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है ना उसको भी बेटर कर दिया जाए। इन सभी चीजों की डिमांड के लिए वो सारे के सारे वर्कर्स कहाँ पे उतर आए थे, स्ट्राइक पर उतर आए थे। कि स्ट्राइक के चलते उनकी जो डिमांड थी वो ये डिमांड्स को फुलफिल कराना चाहते थे। वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करना, उनकी जो वेजेस थी उसको इंक्रीज करना, और जो उनकी वर्किंग कंडीशन थी उसको भी बेटर करना। और ये कितने लोग गए थे, 1,10,000 के अकॉर्डिंग लोग यहाँ पर गए थे। और इसको लीड कौन कर रहा था, होता है ना कि जब भी कोई रैली चलती है तो उसमें एक लीड या हेड पर्सन होता है, वो थे फादर गैपोन। ये एक प्रीस्ट थे, ये उसको लीड कर रहे थे। वो जो स्ट्राइक जा रही थी पूरी पूरी, जो ग्रुप था लोगों का, वर्कर्स का, वो सारे ग्रुप को लीड करने वाले कौन थे, फादर गैपोन। अभी 1905 की सिचुएशन है। ऑन जनवरी 22, 1905 एमर्ज वर्कर्स कैरिंग अ पिटीशन मार्च टुवर्ड्स द विंटर पैलेस। ये सारे के सारे लोग कहाँ जा रहे थे, विंटर पैलेस जा रहे थे। कहाँ, विंटर पैलेस जा रहे थे। अब विंटर पैलेस जाके विंटर पैलेस क्या था, विंटर पैलेस जार का
महल था, जार का पैलेस था। तो उस पैलेस में सारे के सारे लोग जा रहे थे और लीड रोल किसका था? फादर गेपॉन का था। However, when they reached विंटर पैलेस, जब ये सारे लोग विंटर पैलेस पहुंच गए, द पुलिस एंड कॉसैक अटैक ऑन देम, तो जार ने पुलिस और कॉसैक से अटैक करवा दिया लोगों के ऊपर कि मार दो लोगों को। लोगों के ऊपर पुलिस ने और कॉसैक ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। किसके कहने पर? जार के कहने पर, जो उनका किंग था, रूलर था, उसके कहने पर। मतलब वही था, संडे का दिन था, लोग भीड़ भाड़ पहुंच गए, राजा गुस्सा हो गया कि भाई क्यों आ गए तुम। तो इसने जार ने पुलिस वालों से और कॉसैक से कि उनके ऊपर अटैक करवा दिया। और इस अटैक के चलते ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, 100 लोग मारे गए थे, एंड अबाउट 30 वॉन्टेड, और 300 लोग घायल हुए थे। इस दिन को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। ये जो दिन था, इस दिन को किस नाम से जानते हैं? 22 जनवरी, ब्लडी संडे के नाम से, क्योंकि संडे का दिन था और सारे लोग राजा के महल में पहुंच चुके थे। तो उससे गुस्सा होकर उन्होंने लोगों को मरवा दिया। और इसका लीड रोल कौन प्ले कर रहा था? फादर गेपॉन। और उसके पैलेस का क्या नाम था? विंटर पैलेस। ये देखिए, ब्लडी संडे, दिस इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे। इस इंसिडेंट को किससे जानते हैं हम? ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, अब ब्लडी संडे के दिन से ही सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो गया। मतलब लोगों में अब गुस्सा आ गया, एंग्री क्राउड हो गया, क्योंकि बेफालतू में लोगों को मरवाया था। 100 लोग मारे गए, 300 जो पीपल्स थे वो घायल हो गए थे, तो लोग गुस्से में थे। अब डे बाय डे इंसिडेंट होते ही चलेंगे, तो इसको इवेंट्स सीरीज ऑफ इवेंट बोला गया, दैट बिकम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन। और इसके बाद स्टार्ट हुआ, ब्लडी संडे के बाद स्टार्ट होता है 1905 रेवोल्यूशन। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में स्ट्राइक हो गई। स्टूडेंट्स रिफ्यूज टू अटेंड क्लास, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने क्लासेस अटेंड करना छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी क्लोज कर दी गई। बिसाइड दैट लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टैब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सारे के सारे लोग सिर्फ अब एक ही आवाज बोल रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन 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 कॉन्स्टिट्यूशन। इस टाइप से सब लोग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही चाहते थे। स्ट्राइक पे चलेगा, लोगों ने काम करना छोड़ दिया, स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेजेस बंद हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सबके काम बंद हो गए। सबकी सिर्फ एक ही आवाज थी, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। सबकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ देखिए, क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट ऑन ड्यूमा। अब राजा सोच रहा है, यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। मतलब जार ने सोचा, यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, इतने लोग कर रहे थे, मुझे पार्लियामेंट में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लाना ही पड़ेगा। तो रशिया में जो इंडिया में पार्लियामेंट है, रशिया में पार्लियामेंट को ड्यूमा बोला जाता है। तो उसने कंसल्ट किया और ड्यूमा एस्टैब्लिश करी। ड्यूमा का मीन्स क्या है? पार्लियामेंट। तो उसने बोला, जार ने बोला कि ठीक है, मैं एक पार्लियामेंट बनाऊंगा, ड्यूमा बनाऊंगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूंगा। मतलब जो भी कंसल्ट किया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वो ड्यूमा या फिर पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। लोग खुश हो गए, हाँ ठीक है, पार्लियामेंट बनाओ तुम या फिर ड्यूमा बनाओ और उसके अकॉर्डिंग तुम काम करोगे। बाय सीइंग सिचुएशन, अब पूरी सिचुएशन देखने के बाद जार अलाउ द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। फिर जार ने क्रिएट की एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाई, जिसको ड्यूमा भी बोला जाता है रशिया में। इंडिया में पार्लियामेंट, रशिया में ड्यूमा। However, after that, इसको बनाने के बाद ही जार imposed various restriction, उसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे। डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड चेंज ड्यूमा थ्राइस, उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रही थी ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज वगैरह बनाई गई थी, तो उसको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं आ रहा था। उसने ड्यूमा को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ड्यूमा को उसने चेंज कर दिया। आफ्टर दैट द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। पहली जो ड्यूमा उसने बनाई थी उसको 75 डेज में ही डिसमिस कर दिया। एंड उसके बाद री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा, और आफ्टर 3 मंथ्स ही रिसिलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा। आफ्टर 3 मंथ उसने सेकेंड ड्यूमा बनाई, ठीक है। और सेकेंड ड्यूमा बनाने के बाद उसने उसको भी डिसमिस कर दिया। उसके बाद उसने थर्ड ड्यूमा बनाई। जो थर्ड ड्यूमा बनाई ना, उस थर्ड ड्यूमा में उसने अपने पॉलिटिकल लीडर्स, जो मतलब उसके कंजर्वेटिव्स थे, जो उसके पॉलिटिशियंस वर्कर्स थे, उसके पॉलिटिशियंस थे, और उसके जो कंजर्वेटिव्स मतलब फैमिली मेंबर बोल सकते हो, नेबर वगैरह बोल सकते हो, उसने ड्यूमा में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा। मतलब अब मैं ड्यूमा बना रही हूँ तो मैं अपने लोगों को रखूं, ताकि अगर मैं इनसे कभी पूछूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब उसने थर्ड ड्यूमा बनाई ना, उस थर्ड ड्यूमा में उसने अपने ही लोगों को वहां पर
रखा था, जिससे उसे कभी बाद में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस टाइप से जो ये पूरी चीजें थी 1905 जो इवेंट सीरीज चल रही थी, इसमें ये चीजें हुई थी और फाइनली रशिया में ड्यूमा या फिर पार्लियामेंट स्टैब्लिश हो गई थी। बट उसमें जो लोग थे वो राजा के ही लोग थे। कौन कौन थे? कंजर्वेटिव्स एंड पॉलिटिशियंस। उसने अपने ही लोगों को वहां पर इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो इसके आगे हम करेंगे, बट पहले इसको एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या स्टडी किया था, जल्दी बता दो, जार निकोलस के बारे में। ठीक है, किस तरीके से स्टैब्लिश किया। और सेकंड हमने वर्कर्स के बारे में पढ़ा कि वर्कर्स किस तरीके से स्टैब्लिश होते हैं, इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रीज थी वो कैसे स्टैब्लिश हुई। फिर हमने पीजेंट्स इन रूरल एरियाज पढ़ा, वर्कर इन अर्बन एरियाज पढ़ा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में पढ़ा, तो जो वर्कर्स पार्टी थी वो स्प्लिट हो गई 1903 में। एंड आफ्टर दैट पीजेंट पार्टी थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पार्टी, जो पीजेंट्स ने अपने लिए बनाई थी। और फाइनली उनको पता चला कि जार तो उनकी सुन ही नहीं रहा है, तो सारे लोग एक साथ आकर कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने लगे थे। उसमें 1904 के बाद 1905 आया एंड आफ्टर दैट 22 जनवरी 1905 में सारे के सारे लोग विंटर पैलेस चले गए। विंटर पैलेस क्या था? विंटर पैलेस जार निकोलस का घर पैलेस था। तो वहां जब पहुंचे तो जार उनको देखकर वो घबरा गया, इतने सारे लोग। फिर उसने क्या करा, पुलिस को और कॉसैक को उन्होंने बोला कि इन पे फायरिंग कर दो, अटैक कर दो। तो उन लोगों ने लोगों पर अटैक कर दिया, जिसमें 100 के अराउंड जो पीपल थे उनकी डेथ हो गई और 300 वॉन्डेड हो गए, घायल हो गए थे। और उसके बाद जो लोग थे वो और ज्यादा गुस्से में आ गए थे। गुस्से में आने के बाद लोगों को सिर्फ एक ही वॉइस थी कि उन्हें अब कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो राजा की पावर को चेक कर सके, उसकी पावर पर लिमिट लगा सके, उसकी पावर को कंट्रोल कर सके। तो अब राजा को जार को लगा भाई सिचुएशन तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली हो रही है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसने बोला ठीक है, मैं पार्लियामेंट या फिर ड्यूमा बनाऊंगा। और ड्यूमा बनाने के लिए उसने ड्यूमा बनाई, बट जब उसने फर्स्ट ड्यूमा बनाई, अब उसको अच्छा लगेगा कि उसकी पावर किसी और के पास जाए? नहीं ना। तो उसने 75 डेज में ही ड्यूमा को डिसमिस कर दिया, क्योंकि उसको पसंद नहीं था कि उसकी सारी पावर उससे छूटकर किसी और के पास में जा रही है। फिर सेकंड ड्यूमा बनाई उसने आफ्टर 3 मंथ जब सेकंड ड्यूमा बनाई तो उसको वो भी पसंद नहीं आया। भाई सिंपल सी बात है, किसी को नहीं पसंद होता कि उससे पावर लेकर किसी और को दी जाए। तो आफ्टर 3 मंथ जो सेकंड ड्यूमा बनाई गई, उस सेकंड ड्यूमा के बाद वो भी डिसमिस कर दी गई। फिर थर्ड ड्यूमा बनाई। थर्ड ड्यूमा जो बनाएंगे, थर्ड ड्यूमा के अंदर क्या था, जो थर्ड ड्यूमा थी उसमें वो जो लोग थे, ठीक है, वो राजा से ही बिलोंग करते थे, वो कंजर्वेटिव ही थे, उसी के पॉलिटिशियंस थे। अगर उससे कभी वो डिसीजन लेता तो वो उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन देते, एक तरीके से उसी की कैटेगरी के थे। तो इसलिए जार को उनसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।